हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। देखिए, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो फ्रांस है उसमें जो है राजतंत्र जो था उसका शासन चलता था, यानी एक राजा का शासन चलता था, उसकी मर्जी के अनुसार ही जो है बाकी सब लोग काम करते थे। तो कुछ लोग थे, जो समाज था वो कई भागों में बटा हुआ था, 3 एस्टेट 3 वर्गों में बटा हुआ था फ्रांस का समाज। तो जो तीसरे एस्टेट के लोग थे उन्होंने विरोध किया इस व्यवस्था का, राजतंत्र का। वो चाहते थे कि राजतंत्र को समाप्त करके और लोकतंत्र की जो है यहाँ पर स्थापना की जाए। इन्हीं परिस्थितियों के चलते जो है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई 1789 में। इसके कारण हम देखेंगे, कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ आर्थिक थे, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ अन्य धार्मिक कारण थे जो इस क्रांति का जो है बेस जिन्होंने तैयार किया, जिसके लिए लोगों ने, क्रांति के लिए जो लोग हैं वो सामने आए। तो पहला जो हम देखेंगे वो है सामाजिक परिस्थितियाँ, कि भाई जो फ्रांस का समाज था वहाँ इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे सामने आई, लोगों के सामने आई, कि जिसकी वजह से वो मजबूर हुए क्रांति करने के लिए। फ्रांस में सामंतवाद की प्रथा प्रचलन में थी। देखिए, सामंतवादी व्यवस्था वहाँ प्रचलन में थी। सामंतवादी व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक राजा जो होता है वो जो है हेड होता है सबका, कि भाई राजा के अनुसार काम करेंगे बाकी लोग। उसके नीचे कुछ सामंत होते हैं, उन सामंतों को जो राजा है उस वो कुछ अपने क्षेत्र देता है। जनता के ऊपर, जो भी किसान हैं, बाकी सारे वर्ग हैं, उनके ऊपर जो सामंत है वो उनसे कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं। इस तरह से ये व्यवस्था चलती है, लेकिन जो राजा है उसके पास सारी शक्ति होती है। तो इस तरह की फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था का प्रचलन था, जो 3 वर्गों में विभक्त थे। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो समाज था वो 3 भागों में विभक्त था। 3 एस्टेट इन्हें कहा जाता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो प्रथम एस्टेट के यानी प्रथम वर्ग के जो लोग थे उनमें आते थे पादरी, ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। दूसरे वर्ग में थे कुलीन वर्ग, जो धनी व्यक्ति थे, धनी संपन्न व्यक्ति, वो आते थे दूसरे वर्ग में। और जो तीसरा वर्ग था, जो तीसरे एस्टेट के लोग थे, उनमें थे व्यापारी, व्यवसायी, अदालत कर्मचारी, वकील, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर, नौकर। तो बाकी सारे जो लोग हैं वो लगभग, इनको मध्यम वर्ग बोला जाता था, पढ़े लिखे ये लोग थे। ये आते थे तीसरे एस्टेट में। अब वहाँ पर जो कर देने की व्यवस्था थी, जो टैक्स लिया जाता था, उसमें क्या था कि जो केवल तीसरा वर्ग था, तीसरे एस्टेट के जो लोग थे, सिर्फ वही कर देते थे। कौन? ये व्यापारी, व्यवसायी, वकील, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर और नौकर वगैरह जो भी थे। तो ये सब लोग जो है टैक्स देते थे। पहले जो 2 वर्ग थे, पादरी और कुलीन वर्ग, वो टैक्स नहीं देते थे। जो पादरी थे, जो चर्च के पादरी, उनको भी एक टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स को फ्रांस में क्या कहा जाता था? टाइद। तो इस तरह से सरकार को कर देने के साथ साथ किसानों को, चर्च को भी कर देना पड़ता था, और जो चर्च को कर दिया जाता था उसको टाइद कहा जाता था। अब ये स्थिति बहुत अन्यायपूर्ण थी कि भाई एक ही वर्ग के जो लोग हैं वही टैक्स दे रहे हैं, बाकी लोग तो टैक्स दे नहीं रहे, जिससे तीसरे वर्ग के सदस्यों में असंतोष की भावना का बढ़ावा मिला। उनको ऐसा लगा कि भाई हम टैक्स, सिर्फ हमारा वर्ग ही टैक्स क्यों दे, बाकी 2 वर्ग टैक्स नहीं देते, तो हमसे टैक्स क्यों लिया जा रहा है। तो इस तरह की भावना लोगों में आने लगी, जिसकी वजह से वो क्रांति की ओर अग्रसर हुए। अब दूसरी स्थिति जो थी वो थी आर्थिक परिस्थितियाँ। 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां जो है आसन पर बैठा। देखिए, 1789 में क्रांति हुई, लेकिन 1774 में जो वहाँ का राजकुमार था, जो राजा था, जो शासक था, वो कौन था? लुई 16वां। वो 1774 में गद्दी पर बैठा था। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो मैरी एंटोइनेट थे, उससे उसने शादी की थी। जब वो गद्दी पर बैठा था तो वो कितने साल का था? 20 साल का। सत्तारूढ़ होने के बाद उसे जो शाही खजाना है वो खाली मिला। देखिए, वो राजा तो बन गया, लेकिन क्या देखने को मिला कि वो उसका जो शाही खजाना था, जो राजकोष था, वो खाली था। मतलब उसके पास ज़्यादा धन नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के साथ जो है फ्रांस का, और अमेरिका के साथ मिलकर जो फ्रांस है ब्रिटेन के साथ युद्ध चलता रहता था। तो जो खजाना था वो तो पहले ही सारा खाली हो चुका था। तो जब वो 20 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठा तो उसने पाया कि जो राजकोष है वो तो खाली है। सेना का रख रखाव, दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए, अपने नियमित खर्चे निपटाने के लिए सरकार को सरकार पर जो है कर था वो बढ़ाने के लिए वो जो है सरकार मजबूर हुई।
तो जो राजकुमार था उसने क्या किया, जो लुई 16वां था, कि भाई खजाना तो खाली है तो अब पूर्ति तो करनी है कहीं ना कहीं से, क्योंकि सेना भी है राज्य में, उसका रख रखाव भी करना है, जो दरबार का खर्च है वो भी उठाना है, सरकारी कार्यालय भी चलाने हैं, जो शिक्षण संस्थान है वो भी चलाने हैं। तो उसने क्या किया कि टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए, लोगों के कर जो थे वो बढ़ाने शुरू कर दिए। और कर देता कौन था, कर देते थे तीसरे एस्टेट के लोग। तो बेसिक सिंपल सी बात है कि भाई जब उनके ऊपर इतना बोझ आएगा, इतना बर्डन आएगा, तो वो लोग जो है इसके विरुद्ध क्रांति करने के लिए आगे आएंगे। कर बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए फ्रांस के शासक लुई 16वें ने 5 मई 1789 के एस्टेट के जनरल की सभा बुलाई। प्रत्येक एस्टेट को सभा में एक वोट डालने की अनुमति दी गई। तीसरे एस्टेट ने इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने क्या कहा कि भाई हम कर बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए एक सभा बुलाई। जो स्टेट जर्नल के जो लोग थे, सबको एक वोट का अधिकार था कि भाई एक वर्ग जो है वो एक ही वोट करेगा। इसका उन लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह से विरोध की भावना उन लोगों में आई और वो क्रांति के लिए फिर से जो है उनको लगा कि भाई हमें राजतंत्र के खिलाफ जो है वो क्रांति करनी पड़ेगी, राजतंत्र को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। फ्रांसीसी जनसंख्या में भारी मात्रा में बढ़ोतरी के कारण इस समय खाद्यान्न की मांग बहुत बढ़ गई थी। देखिए, ये एक ऐसा समय था जब फ्रांस में जो है जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी। और दूसरा रीज़न ये था कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्यान्न, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी मांग तो बढ़ेगी। दूसरा कारण ये भी था कि इस समय पर फसलें भी खराब हो गई थी, तो खाद्यान्न की वैसे ही कमी हो गई थी। तो परिणाम स्वरूप पाव रोटी के भाव बढ़ गए। पाव रोटी इन लोगों का, जो ज़्यादातर जो लोगों का भोजन था फ्रांस में, वो पाव रोटी था। उसके जो है वो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे इस समय में। बढ़ती कीमतों में अपर्याप्त मजदूरी के कारण अधिकतर जनसंख्या जीविका के जो आधारभूत साधन थे वो भी नहीं जुटा पा रही थी। कि भाई ना तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, ना तो उनको जो है काम मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही ठीक से, जो है खाने की जो चीज़ें हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं। तो अब वो अपना पालन पोषण कैसे करें, तो उनकी जीविका का संकट आ गया। इससे जो है जीविका का संकट उत्पन्न हो गया, तो गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। ये भी एक क्रांति का जो है कारण बनी। अगला है राजनीतिक कारण भी थे कुछ। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने मिराबे और आबेसिए के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। देखिए, जो तीसरे एस्टेट के जो लोग थे, तीसरे वर्ग के लोग, जिसमें वकील थे, व्यापारी थे, किसान थे, नौकर थे, इनका जो है प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, मिराबे और आबेसिए। इन्होंने जो है एक राष्ट्रीय सभा बना ली थी अपनी, और शपथ ली थी कि जब तक वे सम्राट की शक्तियों को सीमित करने और अन्यायपूर्ण विशेष अधिकारों वाली सामंती प्रथा को समाप्त करने वाला संविधान नहीं बनाएंगे, तब तक सभा को भंग नहीं करेंगे। मिराबे और आबेसिए के नेतृत्व में एक सभा बनाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जब तक भी ये सम्राट जो है, ये राजतंत्र जो है, जो हमारे ऊपर जो है ज़बरदस्ती जो है इतने नियम कानून जो है हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हमारे टैक्स बढ़ा रहे हैं, हमारे अधिकारों का ये जो है ख्याल नहीं रखते, तो हमें एक ऐसा संविधान का निर्माण करना है जो राजतंत्र के जो है राजतंत्र को उखाड़ फेंके और लोकतंत्र की स्थापना करे। तो ये भी एक कारण था, राजनीतिक कारण भी थे फ्रांस की क्रांति के। जो सम्राट लुई 16वां था, उसकी रानी जो मैरी एंटोइनेट थी, उसने अपने विलासितापूर्ण जीवन और खर्चीले तौर तरीके पर काफ़ी धन खर्च किया था। देखिए, एक तो पहले से ही जो राजकोष था खाली था, उनके पास पहले से ही पैसा नहीं है। ऊपर से उनके शौक ऐसे थे कि भाई वो बहुत ज़्यादा धन का अपव्यय करते थे, बहुत ज़्यादा धन खर्च करते थे अपने शौक पूरे करने के लिए। और जो उच्च पद थे उस शासन व्यवस्था में, वो आमतौर पर बेचे जाते थे कि भाई जो भी आना चाहता है वो अच्छी भारी सी रकम दे, पैसे दे, और जो है अपना यहाँ पर आ जाए काम करने के लिए। उससे क्या हो गया, जो प्रशासन था वो तो भ्रष्ट होगा, क्योंकि योग्य व्यक्ति तो वहाँ पर आ नहीं रहे, चुनाव तो हो नहीं रहा किसी का, वो तो पैसे देकर आ रहे हैं सत्ता में। तो सत्ता किन लोगों के हाथ में आ जाएगी, भ्रष्ट लोगों के हाथ में आ जाएगी। और प्रत्येक विभाग के फिर क्या हुआ, अपने नियम कानून बनने लगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है, वो पैसे देकर आए हैं, तो वो सत्ता में जो है राजा जो है उनको कुछ कह नहीं सकता, तो वो अपनी मर्जी से हर जो विभाग था वो अपने नियम बनाते थे, अपने कानून बनाते थे। किसी एक समान प्रणाली के अभाव में चारों ओर भ्रम का वातावरण था। भाई एक समान प्रणाली नहीं था,
मतलब यहाँ पर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, जिसका जो मन करता था वैसे वो काम करते थे सत्ता में आने के बाद। तो जो लोग थे वो इस प्रशासन की दूषित प्रणाली से, दूषित मतलब बिल्कुल ख़राब प्रणाली जो है उससे तंग आ गए थे, और अब वो इसे बदलना चाहते थे, जिसका जो है परिणाम हमारे सामने किसके रूप में आया, क्रांति के रूप में हमारे सामने आया। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड मैप है हमारा, उसमें हमारा जो फ्रांस है वो कहाँ पर है। ये आपके लिए एक एडिशनल आप मान सकते हैं एफर्ट आपके लिए कि भाई आपके हर क्वेश्चन के साथ मैं कोई ऐसी इमेज या मैप लेके आऊँगी जो आपके नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। तो ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो इंडिया है वो भारत यहाँ पर है। ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, इधर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और ये यूरोप महाद्वीप है। फ्रांस जो है हमारा वो आता है यूरोप महाद्वीप में। ये जो पिंक शेड में आप एक स्टार जैसी जो आप देख रहे हैं शेड, ये जो सारा एरिया है ये है हमारा फ्रांस। तो आपको हर क्वेश्चन के साथ ये पता होना चाहिए मैप में कि कौन सा एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जगह वर्ल्ड में है का। तो मैंने इसीलिए आपके लिए ये मैप लेके आई हूँ। ये तो आप देख सकते हैं जो भी ये पिंक और थोड़ी स्टार जैसी शेप है ये है फ्रांस, ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में बाकी क्वेश्चंस के भी लिंक है, वहाँ से भी आप इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।